इस वजह से ना हम ये जो सारी जो हम शो वाले जुगते कर रहे हैं इसलिए से करें बिकॉज हमें पता है कि हमारी चाहे फिजाइया हो, हमारी बर्री हो, हमारी बहरी हो, फाश, ये किसी से पीछे नहीं और हम इन्हीं की वजह से हम अपने घर में सुकून का सांस ले सकते हैं। मेरे साथ जनाब क्योंकि इस वक्त जो अवेयरनेस मैन है वो भी मौजूद है और मुझे उनसे भी ज़रा बात करनी है कि भाई किस तरीके से वो अवेयरनेस है वो लोगों में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारी बात करने का मौका दिया। मुझे मंसूर भाई ये बताएं, जब पिछले साल मार का हक हो रहा था तो क्या उस वक्त जज्बात थे आपके और उस वक्त आप कहाँ पे थे, ये भी बताएं। देखिए मैं इस्लामाबाद में था और हमारा इतना जोश जज्बा था। सबसे पहले मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलूट पेश करता हूँ। देखिए एक बात है, हम आराम से क्यों सोते हैं, हम इनकी वजह से आराम से सोते हैं। मेरी जो वालदा हैं वो मुझे कहती थी बेटा आराम से सो जाओ, हमारे जो जवान हैं वो मेरे बेटे हैं, वो सीसा अप्लाई दीवार की तरह हमारे आगे खड़े हैं क़यामत तक इंशाल्लाह। जब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। और हम इतने पुरजोश थे, हमने रैलीज निकाली थी, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, उनको हम हर तरह का हौसला देते थे और इंशाल्लाह और मरते दम तक हम ये उनको हौसला देते रहेंगे। अच्छा, हमने ना डिफरेंट तरीक़ों से अपने मुल्क की और अपने आने वाली नस्लों की प्रोटेक्शन करनी है, इनकी हिफाजत करनी है। और एक चीज़ मेरे ख्याल से मंसूर भाई जो आप कर रहे हैं शायद वो मेरे ख्याल से उसको भी बड़ी हुकूमती सतह पर उस पर करना चाहिए, वो है जो हम क्लाइमेट चेंज के बारे से बात करते हैं। शहरी रहमान ने इस पर बहुत काम किया, साहिबा ने बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पर और इस पर अवेयरनेस पर बात होनी चाहिए। तो अगर अभी देखा जाए तो हम सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज में आप पाकिस्तान का क्या दरकार चैलेंजेस देखते हैं? देखिए मैंने जो काम शुरू किया था ना, मैंने शुरू किया था कचरा उठाने से। मैं देखता था कि लोग हमारे पब्लिक पॉइंट पे सॉरी टू से लोग जाते हैं और कचरा नीचे फेंक देते हैं। तो मैंने सबसे पहले कचरा उठाना शुरू कर दिया, मैंने डायपर्स उठाने शुरू कर दिए। मैं उनके खाली बातें नहीं करता, मैं करके भी बेशर्म लोग हैं। तो वो मैंने उठाना शुरू की। अब मैंने ये तक सुना लोगों ने कहा जी बड़ा बेचारा बन ठन के आता है तो कचरे वाला। लेकिन मैं गवर्नमेंट से आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे कुछ कानून बनाएं, कुछ सख्तियाँ करें। अमेरिका में भी 1960 में बड़े बुरे हालात थे, लोग कचरा फेंकते थे, बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कानून सख्त किए और 1970 में पहला अर्थ डे बनाया गया। तो हमारे पास यानी कि अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है। अब मेरी एक वीडियो देख के मेरी अम्मी की जो फ्रेंड है उसका हस्बैंड कहता कि तुम अपनी सहेली के बेटे को समझाओ, बेचारा सारा दिन कचरा उठाता है, बेच के गुजारा करता है। तो यानी कि उनको पता ही नहीं है कि अगर मैं सफाई कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वो समझते हैं कि इसके बेचारे के पास कोई और काम नहीं है, कचरा उठा के बेच के गुजारा करता है। तो देखिए हमारे पास रिसाइकलिंग का कोई तरीका नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का हमें पता ही नहीं है क्या होती है। सारा नालों में जा रहा है, समंदर में जाके जा रहा है प्लास्टिक की वजह से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर एक तो शर्ट के पीछे लिखवाले कि सफाई निस्फ ईमान है, और ये तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं आधा ईमान हमारा सफाई है। अभी आप ये बात करें ना, यहाँ से कराची में भी लोगों को देखती हूँ, नई अभी जगहों पे हम कहीं पेंट हुआ ही होता है। अभी पुल बना, पुल पे पेंट हुआ, हमने देखा तीसरे घंटे में ना उसमें वो आपके नहीं ऑरेंज क्या चीज़ है तो पान की पीके जाने लग जाती हैं। कराची से 1.25 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के लोग यहाँ से जब दुबई जाते हैं, वहाँ बंदे के पुत्र बन के रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आपने कचरा फेंका या आपने कोई पान की पिचकारी या फिर सौंप तो आपको ठीक ठाक हैवी डस्ट पड़ेगी। तो जैसे आपने बात की ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे हमें यहाँ पे कुछ कवानीन बनाने चाहिए कि भाई अगर आपने कचरा डाला, वो कहते हैं गंद डाला, तो फिर आपको लग पता जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको एक चीज़ और, जो एजुकेशन का लेवल है ना, वो स्कूल से करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा सफाई निस्फ ईमान है, आप कचरा ना फेंके, प्लास्टिक के नुकसानात के बारे में। हमारा एटीट्यूड पता क्या है, सॉरी टू से, अपनी गाड़ी साफ, अपना घर साफ, अपना ऑफिस साफ, सिगरेट यानी कि बाहर फेंक दी, अपना एशट्रे भी साफ रखा। सिगरेट बाहर फेंकने के कितने नुकसान आते हैं। आप खासतौर पर जंगल से गुजरे, आग लगती है, अक्सर जो आग है जंगल की वो सिगरेट फेंकने की वजह से लगती है। तो ये अपना घर मोहल्ला साफ़ करें, बल्कि पूरा यानी कि पाकिस्तान साफ़ करें। फिर दरख्त हैं, जैसे एक चीज़ और है कि वाइल्ड लाइफ का हमें पता ही नहीं है। हर यानी कि वाइल्ड लाइफ के कुछ हकूक़ होते हैं, हमें उनकी भी प्राइवेसी होती है, हमें उनका पता ही नहीं है। मैंने एक जगह बात की कि चींटियों के भी हकूक़ हैं, तो लोगों ने मुझे कहा इधर बंदे मर रहे हैं, तुम्हें चींटियों की पड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल मैं अपना एक मिशन है मेरा कि पूरे पाकिस्तान को मैंने कचरा फ्री करना है, प्लास्टिक फ्री करना है। मुझे आप सबका साथ चाहिए, लोग आए मेरे साथ इस मिशन में शामिल हों। जैसे मैं नारोवाल जा रहा हूँ, मैं पूरे कराची भी जाऊँगा, अब इस एक कैंपेन को बढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर हम अब ये नहीं करेंगे, मुझे पता क्या, मेरे भी बहनें बाहर होती हैं, वो मुझे कहती हैं भाई आप बाहर आ जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अपने नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे अपने पाकिस्तान से प्यार है। चाहे कुछ भी हो, लोग मेरी ना सुने, लोग कोई मेरी कदर ना करे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा।
अब देखिए बच्चों में मैं बड़ा ध्यान देता हूँ। अक्सर जो बच्चे हैं ना वो आके कहते हैं कि हमने बड़े होकर अवेयरनेस मैन बनना है। तो देखिए मुझे इस बात की खुशी होती है कि ये हमारी जो आने वाली नस्ल है इसको पता होगा प्लास्टिक के क्या नुकसान आते हैं, कचरा नहीं फेंकना। अब एक बच्चा है, वो उसके फादर की मुझे कॉल आई, कहता है मेरे बच्चे को तुमने ऐसा समझाया है कि मैंने गलती से घर में कोई टिश्यू नीचे फेंक दिया, तो मेरे पास आया, कहता बाबा मैं अवेयरनेस मैन को आपकी शिकायत करूंगा, आपने रैपर नीचे क्यों फेंका, इसको डस्टबिन में डालें जाके। तो मुझे इस बात की फिर इतनी खुशी हुई कि चले बच्चे हैं, आने वाले दिनों में जब बड़े होंगे, कुछ जॉब करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, तो ये उनको पता होगा कि एनवायरनमेंट क्या है, प्लास्टिक के क्या नुकसान आते हैं, आप ऐसे ना अपनी एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे लाहौर में आयशा मुमताज़ एक थी, वो जो भी रेस्टोरेंट से जहाँ पे छापे मारती बताती थी किसका किचन कितना गंदा है, तो फिर बच्चों ने भी लिटरली माओ को भी कहना शुरू कर दिया कि आप भी किचन अगर गंदा रखेंगी तो आयशा मुमताज़ को बुला लेंगे। तो लिटरली हमें ऐसे नाम, ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसे रोल मॉडल्स चाहिए। मुझे बताएं मंसूर भाई, क्या आपके अभी तक कोई कैंपेन में कोई आपके साथ लोग शामिल हुए हैं, आपके साथ क्या वॉलंटियर्स ऐड हुए हैं जो कि आपके साथ ऐसे ही मतलब ये तो हम सबका काम है कि हम जहाँ रहते हैं उसको साफ रखें, लेकिन लोग आपके साथ ऐड हुए हैं कुछ? देखिए लोग तो ऐसे ऐड नहीं होते, अक्सर लोग हैं, देखिए सारा दिन खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के जाता हूँ, शाम तक मैं वॉलंटियर वर्क करता हूँ, एक हफ्ते में 3 दिन। तो लोग आते हैं, अक्सर सॉरी टू से कि फिर वो तस्वीरी प्रोग्राम ज़्यादा होता है कि पिक्चर्स बनवा ली या कोई इवेंट आ गया बड़ा, उसकी पिक्चर बनवा ली और चले गए। लेकिन मैं काम करने में बिलीव करता हूँ, मैं ग्राउंड पे होता हूँ, मुझे करंट कंडीशन का पता होता है, कहाँ पे कचरा है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में जितने दूसरे इदारे हैं ना, वो अक्सर मुझे कह देते हैं कि आपने, जैसे पिछली बकरा ईद आई थी तो मुझे कहा गया कि आप अलाइशें जहाँ पड़ी होंगी बाकियात आपने हमें बताना है। तो मैं बकरा ईद की रात तक फिरता रहा, जहाँ जहाँ लाइशें पड़ी हुई थी या लोगों ने नालों में फेंक दी थी, वो मैं उस इदारे को कॉल करता रहा, वो आते रहे, उनके साथ मिल के मैं ये काम करता रहा। ईद वाला दिन था, अब कौन ईद वाले दिन आता है, मैंने लोगों को कॉल्स किए, उन्होंने कहा जी ईद का दिन है यार, तू तो है ही पागल, तुम तो सर फिरे हो, तुम्हें तो करने को कुछ नहीं है। या लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई तुम्हें तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो मैं एक वॉलंटियर हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं देता, ना मैं किसी से मांगता हूँ, अपनी मदद आपके तहत करता हूँ, अपना पैसा खर्च करके आता हूँ। अब मेरी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर भी मैं कचरा रखता हूँ। मैं उस दिन एक ट्रेल पे गया तो मैंने 3-4 बैग कचरे को उठाया, मैं अपनी गाड़ी पे रखा और लेके गया। मैं कहता हूँ मैं सवारियाँ बिठाने से अच्छा मैं कहता हूँ कि मैं कचरा लेके जाऊँ। देखिए इसका फ़ायदा भी हो रहा है, जब आप करके दिखाते हैं ना, वैसे ये नहीं शिकायत करती, देखिए जो है। आपका जज्बा है वो ऑफ कोर्स आपके घर वालों का जज्बा नहीं होगा, तो आपकी ये नहीं शिकायत करती कि ये क्या कर दिया, गाड़ी में से स्मेल आने लग गया। मुझे बताया आपके ज़रिए मौश क्या है, आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू रन योर किचन, आपको अपनी बाकी ज़िंदगी की मामला को तो देखना है ना। अच्छा, शुरू में अम्मी को भी बुरा लगता था कि ये क्या कर रहे हो, कच्चा रख रहे। फिर जब मैंने अम्मी को बताया, अम्मी समझ गई। अब मैंने कहा ठीक है, अब मैं अम्मी की दुआ लेके, अम्मी का प्यार लेके आता हूँ कि अम्मी अब आप मुझे अम्मी दुआ देती हैं तो मैं कामयाब होता हूँ। देखिए मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस है वो करता हूँ यानी कि वीक डेज़ में, और वीकेंड पे जुम्मा, हफ्ता, इतवार में 3 दिन मार्गल हाइट्स नेशनल पार्क में रहता हूँ, लोगों को एनवायरनमेंट की तालीम देता हूँ। जैसे अब मैं आया हूँ आपके स्टूडियो, तो मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ ट्रेल पास है, किसी न किसी ट्रेल पर चला जाऊँ और सफाई का काम करूँ। फिर एक और चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको अवेयरनेस करता हूँ। अब यानी कि 4-5 साल हो गए हैं ना, पिछले संडे को भी कुछ स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कहा सर आपने हमारी अवेयरनेस की थी, अब हम जॉब्स कर रहे हैं लेकिन हम आपका मैसेज आगे फैला रहे हैं। और उनको हमारे मैसेज याद थे कि जंगलात में सिगरेट नहीं पीनी, या बंदरों को नहीं छेड़ना, या मंकी फीडिंग नहीं करनी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा मकसद बीड़ा उठाया ना, हम तमाम तो लोगों को जो है ना इसमें आपका हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सफाई निस ईमान है, बाबा वाले से बात करते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी टीम के साथ ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप जब कराची आएँ तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर कराची में ज्वाइन करें। मेरे साथ जनाब रिटायर्ड कमोडोर एहसान अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी से खुशामदीद करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, मार के हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है, और जब पिछले साल जब ये मार्का हुआ था तो लोगों ने देखा कि द साइलेंट गाय गिव द लाउडेस्ट रिस्पॉन्ड। तो सर क्या तासुरात है इस पर, सबसे पहले तो बताइएगा। मदिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो पूरा शो लेके चल रही हैं, और मैं थोड़ा सा इस पे ऐड ये करना चाहूँगा कि ये जो मार्का हक की जो एग्जीक्यूशन है, ये सिर्फ मिलिट्री का नहीं है, इसमें एक कौम का इरादा शामिल है। इसमें जो कुरान में जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने दुश्मन के खिलाफ, और वो दुश्मन जिनको तुम नहीं जानते, जो अल्लाह के दुश्मन है, उनके लिए अपनी अददी ताकत को तैयार रखो, जिसको आप डिटेरेंस कहते हैं। इसमें हमारी नेशनल क्रेडिबिलिटी, हमारी साख, वो सामने आई, और इसमें ये भी साथ नजर आता है कि हम किस हद तक ऑपरेशनली रेडी थे इस सारी चीज़ के लिए। शायद हमारे दुश्मन ने जिस वक्त ये पूरा एक ड्रामा रचाया
और उसको वो संदूर का नाम दे के उन्होंने कहा कि जी हम लेके आगे चलेंगे। उनका शायद कभी इनको अंदाज़ा नहीं था कि जब रिस्पांस आएगा तो वो इस सख्ती के साथ रिस्पांस आएगा। और उस रिस्पांस के आने में भी जो 3-4 दिन जो लगे, वो भी एक रिस्ट्रेंट जो तमाम सर्विसेज के लेवल पे शो किया गया। लेकिन आपने जहाँ से अपनी बात का शुरू किया और जो उन्होंने इतना शोर मचाया कि जी विक्रांत फलानी जगह पे आ गया है और विक्रांत से ये हो जाएगा, और उन्होंने तो अपनी नेवी के थ्रू जो है इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो और कुछ तो बेच नहीं सकते थे। वो जो जो उनका सौदा बिक रहा था वो सिर्फ झूठ पे मबनी था। अब अगर एहसान साहब विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से तकनीकी वजूहात की वजह से। जी जी एहसान साहब प्लीज कैरी उसको कंटिन्यू कीजिएगा। वो जो इतना शोर मचाया था जी कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर कराची से इतना करीब आ गया है और वो कराची को हम ब्लॉकेड कर देंगे और हम तो फौरन लेके पीछे क्यों भागे? उसके पीछे चंद अनासर शामिल थे, और वो अनासर ये थे, वो थी पाकिस्तान बहरिया की जो एक अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट थी, एक असर्टिवनेस थी अपने पूरे रीजन के अंदर। और उनको उस सारी चीज़ से ये अंदाज़ा हो चुका था कि जो ऑप्शन वो चूज करना चाह रहे हैं एक काइनेटिक डोमेन में जाके, एक अग्रेसिव डोमेन में जाके, दे आर नॉट गोइंग टू विन इट। द ओनली थिंग विच दे कैन डू इज दे विल लूज। और अब जब वो सब कुछ हो गया तो उसके बाद फिर उनके वजीर आज़म ने भी कहा कि जी अगली दफ़ा जो उनकी नेवी है हिंदुस्तान की, वो सबसे पहला कदम उठाएगी। राजनाथ सिंह साहब ने जाके ये कहा कि जी कराची का रास्ता जो है वो सिर क्रीक से गुजरता है। तो मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा भी था कि अगर आप समझते हैं कि कराची का रास्ता सिर क्रीक के जरिए आता है, तो कांडला का रास्ता भी कच्छ में से गुजर जाता है। और अगर आप कोशिश करेंगे किसी स्टेज के ऊपर कराची के ऊपर कुछ करने की, तो ये याद रखिएगा कि कांडला में भी कुछ नहीं बचने लगा। उनके पास स्वाय झूठ और प्रोपेगेंडा, और वो मीडिया पे वो गोस्वामी जैसे और जीडी बख्शी जैसे लोगों को बिठा के, या एक आजकल उनको मिला हुआ है, वो कोई मेजर है रिटायर्ड टाइप का, वो ये लोग हैं जिनके थ्रू वो अपना सिर्फ प्रोपेगेंडा बेच सकते हैं। वो मेरा तो सवाल ये कि वो हैं तो क्यों है, क्योंकि देखिए हम ये देखते थे कि वो बात जिस तरीके से कर रहे, वो कहते मैं तो कहता हूँ एक बम गिरा दो पाकिस्तान पे, सारे लोग कराची को यूं खत्म कर दो। मतलब उनके अंदर इतनी नफरत है, वो जिस पे थ्राइव कर रहे थे। उन्होंने लाहौर पोर्ट की बात करी, उन्होंने मुल्तान पोर्ट की बात कर दी, पता नहीं उन्होंने लाहौर की नहर देख ली थी, मुझे समझ भी नहीं आती। लेकिन सर ये इतनी नफरत, और उसके बाद फिर इतनी माशरा से हजीमत का उन्होंने सामना उठाया, इसलिए कि जो उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उसमें इंक्लूसिविटी नहीं है। वो एक्सक्लूसिव यानी जो जो अपने को बनाना भी चाहते हैं, जिसको सो क्लेम करते हैं हिंदू राष्ट्र, वो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक गद्दारी है, जिसके अंदर पहली लाइन में हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट कहा गया और अब वो उसको एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक अगर आप बड़ी आसान जबान में उसको समझें तो देयर पॉलिटिक्स हैज बीन मिलिटराइज्ड एंड देयर मिलिट्री हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग उनके साथ। और उसके लिए अपनी पॉलिटिकल साख को बरकरार रखने के लिए उनको मिलिट्री एडवेंचरिज्म चाहिए। अब आप वो चाहे उरी में देख लें, चाहे आप पहलगाम से देख लें, पुलवामा में देख लें, वो एक शेर भी है जिसमें वो उन्होंने कहा था ना कि जी सरहदों पे, मैं नॉट मैं शायर नहीं हूँ मुझे शेर शायरी समझ आती है कि जिसमें कि जी सरहदों पे तनाव है, सुना है कोई चनाव है। यानी एवरी अपनी पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए उनको हर दफ़ा एक कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म चाहिए जिसको वो एज नोशन ऑफ विक्ट्री बेच सकें और उसके पीछे वो वोट हासिल कर सके। इससे अलावा उनके पास जो तो देखा कि वो हिंदुत्व की जो आरएसएस की जो मोदी की तो जो तमाम जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो तो थ्राइव ही नफरत पे करती हैं। वो वहाँ हमने देखने कि जिस तरीके से वो गुजरात का जो बुचर है वो पूरी अपनी कैंपेन्स लेके चलता है। अगर उसमें वो नफरत ना ऐड करे, उसमें पाकिस्तान से नफरत ना हो, तो उसके पास अपना तो मंजन बेचने को है नहीं, क्योंकि उसने ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पे की भी नहीं हुई। और बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन देखिए तमाम तर मज़ाहिब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जैसे अभी सर ने बात की ना कि उन्होंने इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, तो हमने फिर उसको उसके लिए होली बना दिया
कि फिर भाई अगर ऐसे देखोगे ना हमें तो हमें आंखें नोचनी बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। एहसाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ में हमारे साथ मंसूर शरानी भाई भी मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के जब वापस आएंगे मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, 2 और आम गेस्ट मुझे ज्वाइन करेंगे, कहीं में जाइएगा। ललकार पर हम आहनी दीवार है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद